नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त हैं। मित्रों, एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई है उसमें विभिन्न श्रेणियों में परीक्षाएँ आयोजित होंगी। हर विषयों में जो डाटा पूछा जाएगा उसमें 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से रहेंगे और बाकी 120 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो ये जो 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से रहने वाले हैं, जिसमें आपका गणित भी शुमार है, उनसे जुड़ा हुआ हम लोग टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। इनसे पहले टेस्ट पेपर 1 हो चुका है, ये टेस्ट पेपर 2 की बारी है। अगर आपने टेस्ट पेपर 1 नहीं देखा है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, वहाँ से आप उस लिंक को कॉपी करके देख सकते हैं। आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में तीर्थंकर दिया गया, दूसरी साइड में उनका निर्वाण स्थल दिया गया है। और ऋषभनाथ का जो है वो अष्टापद दिया गया, एकदम सही है। वासुपूज्य जो 12वें तीर्थंकर होते हैं, इनका जो निर्वाण स्थल है ये सम्मेद शिखर दिखा गया है, जबकि ये चंपापुरी में है। कहाँ पे है? चंपापुरी में है मित्रों, तो ये गलत लिखा हुआ है। नेमिनाथ का उज्जयंत लिखा है और महावीर का पावापुरी लिखा है, सही है। तो यही आपका वासुपूज्य गलत जवाब हो जाएगा। इसी को आपको चुनना था, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर आ रहा है। पूछ लिया गया, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी मित्रों? समुद्रगुप्त की थी, राजेंद्र प्रथम की थी, अमोघ वर्ष की थी या फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी की रही है? पृथिव्या प्रथम वीर। पृथिव्या प्रथम वीर जो उपाधि होती है मित्रों, आप भी जानते हैं, समुद्रगुप्त के द्वारा इसको ग्रहण किया गया था। विकल्प आप समुद्रगुप्त लगाओ, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। विकल्प फर्स्ट के साथ आपका उपयुक्त आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पे अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुबुद्दीन शाह रहा, सिकंदर आदिल शाह रहा, अली आदिल शाह सेकंड रहा या फिर शयाख्त खान रहा है? 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पे अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था मित्रों? तो उस समय जो गोलकुंडा का शासक रहा है उसका नाम अबुल हसन कुतुबुद्दीन शाह रहा। अबुल हसन कुतुबुद्दीन शाह। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए विकल्प आप राइट आंसर के रूप में चुनना। अपना अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। दिए गए विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है, 4 कूट दिया गया, उसमें से आपको राइट आंसर चुनना है, कौन सा कूट आपका सही बैठ रहा है। विलियम हॉकिंस का है, रॉल्फ फिच का है, थॉमस रो का है और निकोलस डाउंट का विकल्प आपके सामने दिया गया। रॉल्फ फिच भारत कब आता है मित्रों? रॉल्फ फिच तो ये भारत आता है 1583 के आसपास। 1583 रॉल्फ फिच आता है भारत 1583 के आसपास। विलियम हॉकिंस की बात आती है तो विलियम हॉकिंस आते हैं 1608 के आसपास। कब आते हैं? 1608 के आसपास आते हैं। बात थॉमस रो की आती है मित्रों। थॉमस रो तो थॉमस रो आप भी समझते होंगे, निकोलस डाउन के बाद भारत में आएगा जो है थॉमस रो, और ये 1616 का लगभग सन होगा, तो 1616 का सन लगा लो थॉमस रो के लिए। और निकोलस डाउन की अगर बात आती है तो ये 1608 होता है मित्रों, 1608 में आता है। अब इनको जब आप क्रम वाइज लगाओगे तो सही जवाब क्या बैठेगा मित्रों? सही जवाब आप जब मिलाओगे तो आपका 2 नंबर से स्टार्ट होगा 1583। 2 नंबर केवल एक ही विकल्प में है, तो आपका 2, 1, 4, 3 सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आ रहा है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए और सही सूची के अनुसार आपको उत्तर चुनना है। समाचार पत्र दिया गया और समूह दिया गया है। कौन सा समाचार पत्र किसके लिए सही बैठ रहा है? जैसे समाचार दर्पण की बात आती है तो जेसी मार्चमैन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। जेसी मार्चमैन मतलब समाचार दर्पण के लिए जेसी मार्चमैन आएंगे, 4th विकल्प जाएगा। ए का चौथा आएगा।
उसके बाद मिरातुल अखबार की बात आती है। मिरातुल अखबार स्टार्ट करने का काम राजा राम मोहन राय का रहा है, ये साप्ताहिक रहा है, तो बी का पहला जाएगा। जब केसरी की बात आती है मित्रों, केसरी पत्रिका आप भी जानते हैं बीजी तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो केसरी के लिए बीजी तिलक लगा लो। और यंग इंडिया आप भी जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो चौथे का तीसरा विकल्प और पहले का चौथा विकल्प आपके डी ऑप्शंस में चल रहा है, इसलिए आप जो मिलान सही बिठाएंगे डी विकल्प के साथ चलेंगे। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन अपना 6 नंबर आता है। प्यारा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन के हिस्से में नहीं आती है। भारतीय गंगा नदी के बेसिन के हिस्से में नहीं आती है। पुनपुन नदी, जलांगी नदी, अजय नदी या फिर जोंक नदी। मित्रों, गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है, आप भी जानते हैं। इस विशाल बेसिन से आप भी जानते हैं देश का 1/4 जल हिस्सा मौजूद हो जाता है। 40 करोड़ से अधिक लोग, भारत की जनसंख्या में लगभग 1/3 आबादी हो जाते हैं जो इसमें निवास करते हैं। पुनपुन नदी भारत के झारखंड और बिहार राज्य में बहने वाली नदी है, तो ये इसके हिस्से में आएगी पुनपुन। आप अजय नदी की बात करोगे, जमुई जिले के चकवई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण में बड़पाड़ नामक स्थान से निकलती है और इसके बाद पूर्व और दक्षिण में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, तो ये भी गंगा में ही विलीन होगी। अजय नदी भी आपके इसी में हिस्से में आती है। आप आगे चलोगे, जलांगी नदी की बात करोगे, भारत के पश्चिम बंगाल में बहते हुए एक नदी होती है, जलांगी आपके पश्चिम बंगाल में बहती है। और जो जोग नदी दिया गया, ये रायपुर के पूर्वी क्षेत्र के जंगल से लेकर के सूर्य नारायण के ठीक विपरीत दक्षिण दिशा में महानदी में मिलती है, इसलिए जो जोग नदी है ये महानदी का हिस्सा है, ये गंगा नदी बेसिन में मिलान नहीं होता है। तो विकल्प आपको यहां डी के साथ चुनना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा गया मित्रों नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति के अगर संबंध की बात आती है मित्रों, नीली क्रांति जो संबंधित है मछली उत्पादन से है। विकल्प आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 1960 में भारत सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए क्रांति स्टार्ट की थी। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया सूची 1 सूची 2 आपस में मिलान करना है। फसल के अकॉर्डिंग आपको आंसर सही जवाब के रूप में चुन लेना है। मित्रों, आपके सामने विकल्प दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चुनना है। जैसे आप देखते हैं सूरजमुखी, खरबूजा, कपास और अरसी ऑप्शंस दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपके विकल्प दिए गए हैं। जब सूरजमुखी की बात आती है हर मौसम में आ जाता है, सूरजमुखी आपके हर मौसम में रहता है, तो सभी मौसम सूरजमुखी के लिए लगा लो। आप खरबूजा की बात करते हो, खरबूजा आप भी जानते हो जायद का फसल है, जायद यानी जायद गर्मी में चलता है, तो खरबूजा आपके जायद के साथ हो जाएगा। जब कपास की बात आती है, कपास खरीफ है, खरीफ वर्ष, तो खरीफ वर्षा में जो है कपास का उत्पादन होता है। और अरसी आपके रबी का फसल है, तो डी का तीसरा जाएगा, डी का तीसरा, ए का चौथा आपके बी विकल्प में बैठ रहा है। आप राइट आंसर बी के साथ चुन लेना मित्रों। आगे चला जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुनेडरी राष्ट्रीय उद्यान। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या बनता है, तो भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प हम बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नैनीताल में है, आप भी जानते हैं, सही जवाब यहां पर बी के साथ बैठता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर चुनना है मित्रों, सही जवाब आपका क्या बैठेगा। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। हाँ, नगरीकरण में साक्षरता ज्यादा होती है, इसलिए जन्म दर भी थोड़ा बहुत सीमित रखते हैं। और ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है, ऐसा भी है। तो दोनों सही हैं, इसलिए आप राइट आंसर यहां सी के साथ लगाना मित्रों, सी विकल्प अपना सही जवाब चुन लेना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और मिजोरम का नाम दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम रही है, तो वो राज्य आपका होता है मित्रों कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, जहां की जनसंख्या घनत्व सबसे कम रही है, सबसे कम रही है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना 12 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 12 की बारी है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में कौन सा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर वाला लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है।
मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र और हरियाणा का नाम दिया गया। दिए गए विकल्पों के अकॉर्डिंग जब आप लिंगानुपात में इसको रखोगे तो मित्रों लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे कौन आएगा, सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो हरियाणा। आप भी जानते हैं वहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया था। 8, 7, 9 वहां का लिंगानुपात है, 8, 7 और 9, बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मानसून की वापसी है, चक्रवाती अपवाद है, पश्चिमी विक्षोभ है या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून है। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी बताया जाता है मित्रों, तो ये उत्तरदायी होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ। विकल्प आपका सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शोकात्रो द्वीप निम्नलिखित में से कौन से कथन के साथ आपका फिट बैठता है। शोकात्रो द्वीप यह ओमान का एक द्वीप है और अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। अब कूट के अकॉर्डिंग आपको आंसर चुनना है कौन सा आपका सही बैठ रहा है। तो मित्रों शोकात्रा द्वीप 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के रूप में तो शामिल कर लिया गया, लेकिन ओमान का एक द्वीप नहीं होता है। शोकात्रा एक छोटा सा महाद्वीप है मित्रों, समझ लीजिएगा। ये शुतकुरा जिसका भूभाग लगभग द्वीप समूह का 15% के आसपास आता है, अफ्रीका में ये पाया जाता है। तो ये जो आपका अरब सागर है यही गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर बैठेगा केवल 2 सही है, इसलिए बी विकल्प के साथ आपको सही जवाब चुनना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सूची 1 सूची 2 को आपसी सुमेल के साथ आपको मिलान करना है मित्रों। आपको फिर कूट के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है। जजमानी की अगर बात आती है जजमानी, तो जजमानी आपके उत्तर भारत का है, एकदम फिट बैठ रहा है। 12 बलूट की अगर बात आती है मित्रों, ये महाराष्ट्र का है, इसको 12 बलूट आप महाराष्ट्र के साथ लगाना। मिरासी की अगर बात आती है, मिरासी आपके तमिलनाडु में जाएगा मित्रों, और जो अंडाडे है ये आपके कर्नाटका के साथ जाएगा। तो डी का दूसरा विकल्प जाएगा। डी का दूसरा केवल एक ही विकल्प में है, वो ऑप्शन आपका डी है। विकल्प आप जो है यहाँ डी के साथ चुन लो, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर आता है, जो बहुत प्यारा प्रश्न है। 16 नंबर आपसे कह रहा बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से या निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव की, ब्रह्मांड की, हिमयुग की या फिर महासागर की। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उद्भावना का व्याख्या करता है मित्रों, तो बिग बैंग सिद्धांत आपके ब्रह्मांड के उद्भावना की व्याख्या करता है। विकल्प आप सी के साथ चुनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 17 की बात आती है। हमारे उपग्रह में मृदु जल का सर्वाधिक मात्रा है। नदियों में है, झीलों और झरनों में है, महाद्वीप और पर्वतीय हिमनदियों में है या फिर भूमिगत जल में है। हमारे उपग्रह में मृदु जल का सर्वाधिक मात्रा कहां है मित्रों। मृदु जल जो पाया जाता है वो महाद्वीप और पर्वत हिमनद में है, जो अस्थायी हिमनद है वहां पाया जाता है। तो वहां लगभग 68% के आसपास मिल जाता है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के आसपास चलता है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। इको मार्क। इको मार्क का प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है, निर्यातित सामग्री से है या फिर आयातित सामग्री से है। इको मार्क प्रतीक है किसका। इको मार्क की अगर बात करते हैं मित्रों, तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से बना हुआ है। विकल्प आप यहां बी के साथ चुने, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 की बारी है। आपसे पूछा जा रहा है 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन बनते हैं। बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जीबी मावलंकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम जो सभापति बनते हैं मित्रों, उनका जो नाम होता है सच्चिदानंद सिन्हा साहब होता है। विकल्प आप डी के साथ चुनेंगे, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20 की बारी आती है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द आता है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। 28वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन। मित्रों 2 नवंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन आता है, जिसमें हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पे प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णन किया जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन में होता है। विकल्प आप यहां जो है सी के साथ चुनो, सी इज द राइट आंसर अपना बना लो मित्रों। सी विकल्प अपना सही जवाब बना लो। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। 21 नंबर 21 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। हवाई जहाज की गति की, एक वर्ष में निर्यात या निर्वात में
प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, या फिर 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की। प्रकाश वर्ष अगर बात किया जाए मित्रों तो ये 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। विकल्प आप बी के साथ चुनते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर अगर देखा जाए तो 22 नंबर प्रश्न आता है, बिजली के बल्ब में आमतौर पर निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और असक्रिय नाइट्रोजन। बिजली के बल्ब में आमतौर पे कौन सी गैस भरी जाती है मित्रों? तो वहां पे असक्रिय नाइट्रोजन भरा जाता है। विकल्प आप डी के साथ चुनना, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आर्गन गैस भी कई बल्बों में आपको देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आएगा। 23 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होता है? प्राकृतिक रबर की अगर बात करते हैं, यह एक प्रकृति बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है मित्रों, याद रखिएगा मलेशिया और इंडोनेशिया रबर उत्पादक देशों के रूप में शुमार है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होगा मित्रों? उसे कार के रेडिएटर की सफाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यह केवल पानी के हिमांक के रूप में कार्य करता है, यह केवल पानी के क्वाथनांक को बढ़ाता है, या फिर यह पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वाथनांक को बढ़ा देता है? विकल्प आपका डी के साथ हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। 25 नंबर यानी 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पॉलीसोफियांस है, या फिर वॉल्स वॉक्स है? कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? कोलोनियल के रूप में जो रहता है मित्रों, वॉल्स वॉक्स आपका सही जवाब बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। ये एक सवाल होता है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चले तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है। इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, इनके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होता है और इनके वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। आपको बताना है वर्ग इंसेक्टा। वर्ग इंसेक्टा एक कीट होता है मित्रों, इसका गलत कथन आपको बताना है, कौन सा गलत है? तो इसके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होता है, बस यही गलत हो जाता है। प्रत्येक टांग 5 भागों में विभाजित रहती है, यह बात आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आता है। 27 नंबर प्रश्न है आपसे, करा सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता? सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित ही नहीं किया गया, या फिर सर्दी जुकाम सामान्य सर्दी जुकाम जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, या फिर ना बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान होते हैं जो टीकाकरण से अप्रभावी बना देते हैं, या फिर सामान्य सर्दी जुकाम के लिए रोग कारक होता है। तो मित्रों सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं और टीकाकरण अप्रभावी बना देते हैं। इसलिए आप जो राइट आंसर चुनेंगे सी विकल्प के साथ चुनेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 28 नंबर आएगा। पूछा गया जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, जब k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। k का संभावित मान क्या रखेंगे? 62, 64, 63 या फिर 65? जब आप इसे सॉल्व करेंगे मित्रों तो 64 अगर विकल्प आप मान के चल लो 64 तो वहां पे आपका 21 गुणे 3+1 हो जाएगा। 3+1 यानी 4, 21 चौके 64। तो 64 में अगर 1 जोड़ा जाता है 64 + 1 तो इक्वल टू 65 हो जाता है, और 13 × 5 = 65 भी होता है। तो k का जो संभावित मान बनेगा वो लगभग 64 के आसपास बन जाएगा। विकल्प आप सी के साथ लगा लोगे, 64 मान के लगाओगे, सॉल्व हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आपसे पूछा गया मान लें x का लघुत्तम जो है लघुत्तम संख्या है, जब 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाती है। यक्ष अंकों का योग क्या है? 7 है, 6 है, 5 है या फिर 4 है? मित्रों जब लासा आप करोगे तो 16, 18, 12, 16, 18, 21 का जो लासा आएगा 1008 के आसपास आएगा। 1008 का जो आप अपवर्त मानोगे, इनका पहले लासा निकालो 12, 16, 18, 21 का, तो लगभग 1008 के आसपास आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे चलोगे, फिर 3 गुणे 3 गुणे 7 भी लाना पड़ेगा। तो उसका जो अपवर्त होगा 2016 के आसपास आएगा। 2000 इसके बाद 16। बात समझ में आई? अब 2016 में से 2000 अगर घटाते हो तो x की जो वैल्यू निकल करके आती है, x की वैल्यू 16 निकल करके आ जाएगी।
तो x की वैल्यू 16 रखो और जब 16 को आपसी अंकों में ऐड करोगे 1 + 6 = 7 बनेगा। तो जो अंकों का योग बनेगा वो 7 बनेगा। फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर के रूप में चुन लेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 300, 340, 360 से भाग देने पे शेष समान रहता है। 60 है, 10 है, 40 है और 20 का नाम दिया गया। बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है मित्रों। तो जब 300, 340, 360 का आप मासा निकालोगे तो आप भी जानते हो कि इसका मासा 20 निकलेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 20 बनेगी। सही जवाब आपका डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। तो मित्रों अब ये टेस्ट पेपर 2 कंप्लीट होता है। इसमें आपने 30 क्वेश्चंस देखा है। अब आपको बताने की बारी है कितना क्वेश्चंस आपने सही किया है। आप मित्रों एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। एलटी ग्रेड का ये आप भी जानते हैं कि जीएस वाला हिस्सा होता है, सामान्य अध्ययन वाला हिस्सा होता है। सभी विषयों से यहाँ क्वेश्चंस मिलते हैं। आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आप कला की कर रहे हो, मैथ्स की कर रहे हो, विज्ञान की कर रहे हो या फिर सामाजिक विज्ञान की कर रहे हो, संस्कृत की कर रहे हो, हिंदी की कर रहे हो, हर जगह 30 प्रश्न जीएस से आएंगे। तो सभी के लिए ये अनिवार्य है, इसलिए ये टेस्ट आपको हर हाल में देना ही देना है। अगर आपने शिक्षक भर्ती ही टारगेट किया है कि एलटी ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फिर ये टेस्ट आपके लिए बहुत अनिवार्य होने वाला है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने इष्ट मित्र तक शेयर करिएगा जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं। और क्लास से अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।